हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 नवंबर है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट आर्टिकल तो हम यूएस के बारे में बात करेंगे। यूएस में जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी जो प्रेजेंट रिजल्ट आया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर। एंड दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन से एसोसिएटेड है। बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे आंसर राइटिंग के लिए, तो उसको ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं कोटेशन से। आज का कोटेशन है महात्मा गांधी जी का, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, नॉर्मली आपको याद होता है। आज हमारे आर्टिकल में भी इसको डिस्कस किया जाएगा, इस तरीके कॉन्सेप्ट को, और हम फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला आर्टिकल है द परमानेंस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हम जीएस पेपर 2 में इसको एसोसिएट करेंगे आईआर से, और आज के दोनों ही आर्टिकल आईआर बेस्ड ही हैं। जैसा कि आपको रिज़ल्ट मालूम है यूएस का, और इसको लेकर के जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट, या आप यूँ कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, वो कोर्ट तक गए हैं। उनको लगता है कि कुछ जगह की काउंटिंग जो है वो सही नहीं हुई है और उसको रीचेक किया जाना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स हैं। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। इन द ईयर 2000 में ऐसा हुआ है। इसके पहले 1876 में इस तरीके के चीज़ें हुई हैं, जिसमें जब, और इवन लास्ट ईयर भी जो लास्ट इलेक्शन था यूएस का, उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहा था। वहाँ के इलेक्टोरल फ्रॉड का जिक्र तब से ही है, और अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो फिर से इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये एक इलेक्टोरल फ्रॉड है और इसको रीचेक किया जाना चाहिए, और बहुत दिनों से इस चीज़ को लेकर के बात हो रही थी। तो खैर वहाँ पे सिचुएशन जो है वो बदल चुकी हैं अब, और डेमोक्रेट्स हैड एक्सपेक्टेड अ सुनामी इन देयर फेवर। तो चाहते हैं कि उनके फेवर में सारी चीज़ें हो जाएं। एंड जिस तरीके का बिलीव था पहले, कि एक होप था कि हाँ फिर से सेम गवर्नमेंट चुन करके आएगी, वो फिर से आ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया है। इसके पीछे कई अलग अलग रीजंस रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? डेमोक्रेट डिड नॉट वेल इन अर्बन सेंटर्स में कई जगह पर जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और वो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन का सपोर्ट नहीं गैदर कर पाए। जो नॉन वाइट एंड यंग वोटर्स थे उनका सपोर्ट गेन नहीं कर पाए, क्योंकि इन दिनों अमेरिका में इलेक्शन के पहले स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर आपको याद हो तो जो ब्लैक और वाइट के बीच में एक डिस्पैरिटी और डिस्प्यूट है वो फिर से बढ़ने लगा था, और इस तरीके की कई चीज़ें, कई इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट का फेलियर कहा जा सकता है। और ये कारण भी एक रहा जिससे कि वुमेन, नॉन वाइट पीपल, यंग वोटर्स, इनका, इवन इंडियन अमेरिकन जो मेजॉरिटीज़ हैं उनका वोट्स भी डेमोक्रेट नहीं गैदर कर पाए। तो ये कुछ रीज़न था। इसके अलावा कुछ अदर रीज़न, जहाँ जिसको कि इवन बाइबल बेल्ट के नाम से जाना जाता है, एंड वेयर द वोटर सीम्स टू हैव रिफ्यूज्ड टू साइड विद द रेडिकल लेफ्ट एजेंडा ऑफ डेमोक्रेट्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर रहे हैं। एंड द बिडेन हैरिस ड्यू वुड डू वेल टू रिमेंबर that America, irrespective of who win, is conservative nation, as the former editor-in-chief, the economist John मैकलवे डिस्क्राइब इन हिज बुक। ठीक है, तो ये कुछ रेफरेंस वगैरह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या है ये। बेसिकली अमेरिका के इलेक्शन प्रोसीजर, वहाँ का फ्रॉड, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। हाँ, लेकिन वहाँ के पॉलिटिक्स पर कितना इम्पैक्ट होता है ओवरऑल वर्ल्ड का, या यूँ कहें कि इवन इंडियन अमेरिकन्स भी कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं वहाँ के इलेक्शन में, कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर इन कम्युनिटीज़ का, ये एक एंगल हो सकता है सोचने का। इंडिया यूएस के रिलेशन में एक फैक्टर हो सकता है वहाँ के आपस के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का, उसको इन्फ्लुएंस करने का। तो वहाँ के इलेक्शन के बारे में जो डिटेल डिस्कशंस में जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब जो नई सरकार चुन करके आई है, जो बिडेन, जो वहाँ पे अभी उनको जीत हासिल हुई है, उनके आने के बाद क्या अमेरिका डिफरेंट हो जाएगा? क्या वहाँ की पॉलिसीज़ बिल्कुल बदल जाएंगी? डोमेस्टिक इश्यूज़ कुछ हैं, जैसे कि पेंडेमिक है, या फिर रेस से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, एंड अदर थिंग्स आर देयर, जिसके की वजह से हो सकता है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल जाएं।
बिडेन एंड हैरिस, आपको याद होगा कमला हैरिस जिनको कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला है इस इलेक्शन को जीतने में। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करेंगे और ये एक अलग तरीके का इंटरनेशनल एरेना क्रिएट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस और बदलाव हो सकते हैं इसके बाद। सो हाउएवर देयर आर मेजर चैलेंजेस वुड बी टू रिवर्स द डाउनवर्ड स्पायरल ऑफ अमेरिका। तो अभी जो अमेरिका की स्थिति थोड़ा डाउनवर्ड हो गई थी, उसको रिवर्स करने के लिए ये लोग बहुत मेजर बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आईआर के टर्म्स में या एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांस अटलांटिक रीजन में कोऑपरेशन को लेकर के भी चेंजेस हो सकते हैं, रिलेशन को रिपेयर किया जा सकता है। नाटो और टीपीपी को जिस तरीके से बिल्कुल हटा दिया गया था, उसको फिर से यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, रीस्टोर किया जा सकता है। यूएन की बॉडीज़ में जिस तरीके से जो प्रेजेंट मतलब जो गवर्नमेंट थी अभी वहाँ पे ट्रम्प की, उनका जो एक रवैया था कि एनवायरनमेंट को लेकर के कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बदलाव नहीं है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो उसमें एक यहाँ पे रिवर्स चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अलग अलग बदलाव हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के टर्म्स में अगर बात करें तो बिडेन हैरिस वुड बी बैड न्यूज़ फॉर यूएस इंडिया रिलेशंस। कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि जो प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं, लाइक प्रीवियस कुछ इश्यूज़ हुए हैं, इवन कमला हैरिस का जब नाम आया था तब भी ये इश्यूज़ को डिस्कस किया गया था कि इंडिया को लेकर के उनका कुछ ऐसा पर्सनली ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर हम जो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो इंडिया को लेकर के हमेशा से प्रो एटीट्यूड में रही हैं। सो कुछ लोगों का मानना है कि ये सही नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि सही हो सकता है। बट व्हाट इंडिया लुक्स फॉर इज़ एन अमेरिका दैट ब्रिंग्स विद इट मेनी अलाइज। एंड अगर कश्मीर के इश्यूज़ की बात करें तो उसको लेकर के डिफरेंट टेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बदलाव और कैसे एडवर्सरी सामने आते हैं उस चीज़ को देखना होगा। पॉलिटिक्स और आईआर के टर्म्स में अब चीज़ें बदल सकती हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है। इसके अलावा वहाँ पे जो कमला हैरिस का नाम आया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है और इसका एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है। 230 ईयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई पहली वुमन इस सीट को ऑक्यूपाई कर रही हैं, फर्स्ट एशियन नॉन वाइट एंड इंडियन ओरिजिन पर्सन टू रीच दैट ऑफिस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 250 साल में पहली बार इतना एक इनक्रेडिबल स्टेप लिया गया है वहाँ पे। एंड ऑल्दो आइडेंटिफाई एज अ Black American because of her Jamaican born father. So she maintained close relation with her maternal grandparents in Chennai. तो कमला हैरिस की जो मदर हैं वो इंडिया से हैं, चेन्नई से हैं, और उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है उनके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से। तो उसका इन्फ्लुएंस पूरा है। गोपालन जो उनके ग्रैंडफादर रहे हैं उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और इस चीज़ को लेकर के ये समझा जा सकता है कि इंडिया को यहाँ पर एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। बट द फैक्ट इज़ देर आर नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप आईआर में यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी चलता है कि आईआर में कोई भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में, फॉरेन पॉलिसी में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और परमानेंट एनिमी भी नहीं होता। आज चाइना को लेकर के जो एक पॉलिसीज़ हैं भारत की तरफ से या जो दिख रहा है, हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद वो चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड पर इंडिया चाइना कॉमन तरीके से सोचता है, कॉमन इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है बदलती रहती हैं। हाँ, इंटरेस्ट परमानेंट होना चाहिए, तभी रिलेशन भी परमानेंट होता है। अगला आर्टिकल भी आईआर से ही है, नेविगेटिंग द इंडो पैसिफिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, एक बार इसको आप लोग पढ़ें ज़रूर न्यूज़पेपर में। हालांकि यहाँ पे तो मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। सो इसमें आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे कंटेंट एंड फैक्ट मिलने वाले हैं। ओके, तो इसका फोकस किस पर है आर्टिकल का? इंडियाज़ विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक। फाइन, इंडिया का क्या विजन है इंडो पैसिफिक में, क्या फोकस एरियाज़ है इस पूरे आर्टिकल का? इसमें वाई, वेयर, हाउ, विच एंड हु
ऑफ आर इंडो पैसिफिक विजन। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है इंडो पैसिफिक विजन में, उसको ये बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जोग्राफिकल प्लेसेस में इंडिया का कहाँ पर है, क्या क्रुशियल रोल है, सिक्योरिटी के पर्पस पर इंडिया कैसे राइज कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं। हु आर की पार्टनर्स, कौन पार्टनर्स हैं, किस तरीके से हम कोऑपरेशंस कर रहे हैं, ये सब हम बात करेंगे। सो मैरीटाइम एनालिस्ट का क्या मानना है कि 1990s के बाद देखा जाए तो इंडिया इंडो पैसिफिक जो एक कॉन्टेक्स्ट आया है या फिर एक नॉमिनेशन आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इसमें दैट इज़ इंडिया हैज़ यूज्ड इज जॉइंट स्टेटमेंट विद द सीज ऑफ पार्टनर कंट्रीज but not limited to US, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान एंड ऑफ कोर्स यूके। तो इस आर्टिकल में यूके को टारगेट करके आर्टिकल को लिखा गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से यूके का भी इम्पोर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। तो इन देशों के अलावा यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं US, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इनके अलावा यूके का भी रोल है, ये आर्टिकल में कहा जा रहा है। एंड in figures of our meeting with Asian friends and has helped advance of the Quad consultations। तो क्वाड का जिक्र तो है ही, इंडो पैसिफिक रीजन में हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी देश हैं। और अभी हाल ही में जो इंडो पैसिफिक डिवीज़न है जिसमें कि ओशिनिया डिवीज़न, ओशिनिया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, तो वो भी इसमें शामिल हो गया है। एंड फॉर इंडिया इंडो पैसिफिक इज दैट वास्ट मेरीटाइम स्पेस। इंडो पैसिफिक का जो रीजन है ना वो बहुत बड़ा रीजन है, जो आपका ध्यान दीजिएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू ईस्टर्न शोर ऑफ अफ्रीका तक फैला हुआ है। तो आपको अगर इंडो पैसिफिक रीजन को पिक्चराइज करना है तो पूरा वहाँ से अफ्रीका के ईस्टर्न शोर से लेकर के आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका तक का रीजन आपको देखना है कि वो वेस्टर्न कोस्ट का वो पूरा रीजन आपका इंडो पैसिफिक में आ जाता है। अब इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या विजन है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो कोल्ड वॉर समय से या उसके बाद से इस तरीके से इंडिया ने किसी भी ग्रुप में नहीं जाने का फैसला किया था। कोई ब्लॉक ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं होगी इंडिया की, इंडिपेंडेंट थॉट होगा। इसके अलावा द मॉनसून विंड फॉर इंस्टेंसेस ऑफ आर मैरीटाइम एंड ट्रेडिंग हिस्ट्री, इंडिया का मॉनसून की वजह से जो ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है, we found it impossible to see Horn of Africa and Western Indian Ocean. On the other hand, the Strait of Malacca and other as disconnected। तो ये पूरा रीजन आपको पिक्चराइज करना है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका और वेस्टर्न इंडियन ओशन तक का पूरा रीजन। ये पूरा इस पूरे रीजन में आप देखें तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन। द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस इज इंडियन पेनिनसुला, राइट। और इंडियन पेनिनसुला की अगर हम बात करते हैं तो दो मैग्निफिसेंट कोस्ट हैं इंडिया के पास, एक अरेबियन सी में है और एक बे ऑफ बंगाल में है। एंड द लिमिटलेस मेरी टाइम हॉरिजॉन टू बोथ आर ईस्ट और वेस्ट। तो ये इंडिया का क्रुशियल जोग्राफिकल फीचर है जो मैंने आपको बताया। इंडियाज़ ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन भी रहा है, ना सिर्फ हम जोग्राफिकल टेरिटरी में, बल्कि देखिए आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे, इंडिया का रिलीजियस ट्रेडिशन भी कितना ग्रेट रहा है कि आज बुद्धिज़्म किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में फैला हुआ है। आप चाइना में चले जाएँ, साउथ ईस्ट रीजन के कंट्रीज़ में चले जाएँ, इवन जापान तक चले जाएँ, तो बुद्धिज़्म किस तरीके से फैला हुआ है। And some of the oldest and most impressive Hindu temple are found in वियतनाम, चाम किंगडम। आपको मालूम है वहाँ वियतनाम में है ये टेम्पल और बहुत फेमस है। सिर्फ वियतनाम में ही नहीं बल्कि उस जगह के और भी देशों में, थाईलैंड वगैरह में भी जो यहाँ का इंडिया का ट्रेडिशन है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रामायणा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी आज भी इन्फ्लुएंस में हैं। सो 1000 years अगो इंडिया ग्रेट कोस्टल एम्पायर, आपको याद होगा जो चोला एम्पायर था उनका कितना स्ट्रॉन्ग मेरीटाइम एक्सपीडिशन था। और आज भी आप लोग हिस्ट्री में, कल्चर में इवन और वो पूरा पढ़ते हैं एंसेंट हिस्ट्री में कि क्या कैसा रहा था, कैसा ट्रेड था, इंडिया के कौन कौन से किंगडम हाईएस्ट लेवल पर थे, नेवीज़ कितनी अच्छी थी चोला की। और ऑन द अदर हैंड पल्लव की बात करें तो पल्लव वंश के समय में भी जो रिलेशन रहा था ट्रेड में साउथ ईस्ट एशिया में वो बहुत अच्छा रहा था। सी बॉर्न ट्रेड विद अफ्रीका, गल्फ एंड स्टेट्स एंड कॉन्स्टेंट्स of Indian economic life
as a country with an intimate maritime history in Indo-Pacific region। तो ये पूरा जो ट्रेडिशनल और आप कल्चरली कह सकते हैं, जोग्राफिकली इंडिया का मेरीटाइम पूरा आपको समझ में आया। सो 21st सेंचुरी में बात करते हैं इंटर कनेक्टेडनेस की इंडो पैसिफिक रीजन में। मोटिवेटिंग फैक्टर इज द रीजन इमर्जेंस ऑफ अ ड्राइवर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड वेलबींग। आज के समय में भी क्या है एक मोटिवेटिंग फैक्टर? इंटरनेशनल ट्रेड और वेलबींग है। इस पूरे ओशन सिस्टम में दैट कैरीज एस्टिमेट 65% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पे कि 60% ऑफ जीडीपी और 65% ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड इसी जगह से कैरी होता है। आपने देखा होगा वो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडियन ओशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पूरे की पूरी जो ट्रेड है वो यहीं से कैरी होती है। अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा किसी का तो वो एक्चुअली में बहुत डोमिनेंट कंट्री हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का हर एक एंगल से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। 90% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेवल ऑन दिस वाटर, so that is why this region is very important for India economic trajectory से from Atlantic to the Indian Pacific रीजन हैज़ ह्यूजली कॉन्सिक्वेंशियल। तो ये सारे फैक्टर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें क्या हो रहा है, चाइना का राइज हो रहा है, इमर्जेंस ऑफ चाइना एक तरफ है, राइज ऑफ चाइना एक तरफ है, तो उसको रीबैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और रीबैलेंस करने के लिए हम अलग अलग तरीके के ग्रुपिंग्स कर रहे हैं। इंडिया की अलग अलग स्ट्रेटजी आ रही है इंडो पैसिफिक को लेकर के, चाहे वो सागर डॉक्ट्राइन हो, सागर डॉक्ट्राइन जिसमें कि संस्कृत अमंग द अदर इंडियन लैंग्वेज द वर्ड सागर मीन्स द ओशन, तो उसको लेकर के सागर डॉक्ट्राइन इम्पोज किया था 2018 में सिंगापुर में नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका फुल फॉर्म क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये क्यों था, ताकि जो ये राइज है चाइना का उसको इंडिया अपनी तरफ से काउंटर कर सके इस पूरे स्कीम के माध्यम से, और इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी को डेवलप किया जा सके, जो कि बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। नो डिसप्रोपोर्शनेट डिपेंडेंस ऑन सिंगल कंट्री, कोई भी एक सिंगल कंट्री का दबदबा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी प्रॉस्पेरस और स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे ही पार्टिसिपेट करें। नेविगेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ओपन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सारे आपको अच्छे से याद रखने, ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिखना है आपको आंसर में, ठीक है। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट इस पूरे सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का ये विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए। 2019 में ईस्ट एशिया समिट हुआ था, कहाँ पर, बैंकॉक में। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुआ है, बैंकॉक में हुआ है 2019 में। तो यहाँ पर जो आइडिया है सागर का कि कैसे हम सिक्योरिटी को डेवलप करेंगे, इसको लेकर के 7 पिलर्स को तय किया गया है, रूल्स बनाए गए हैं। उस पिलर्स में क्या क्या है, मेरीटाइम सिक्योरिटी, मेरीटाइम इकोलॉजी, मेरीटाइम रिसोर्सेस। याद रखिएगा की फैक्टर्स हैं, ये सारे वर्ड हैं जो यूज़ करना है हमें। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड कनेक्टिविटी। जब आप आंसर लिखेंगे तो, और अगर आप इंडो पैसिफिक का जिक्र कर रहे हैं, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको एकदम इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। कि हम मेरीटाइम इकोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के पर्पज़ में काम कर रहे हैं, रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है अपने आप में। ट्रेड कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इंडिया हैज़ एक्टेड ऑन दीज प्रिंसिपल्स थ्रू बोथ थीमेटिक एंड जोग्राफिकल इनिशिएटिव्स। तो हर तरीके के इनिशिएटिव्स लेकर के आ रही है सरकार, ताकि जो ये इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, उसको समझा जा सके, बताया जा सके। पीस कीपिंग एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं, एंड शेयरिंग व्हाट वी कैन इन इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज। वी हैव बिल्ड रिलेशनशिप विद द पार्टनर कंट्रीज़। और इस तरीके से इंडिया ने अपना जो पूरा कोस्टल रडार सिस्टम है उसमें हाफ ऑफ द डजन नेशंस को इंक्लूड कर लिया है। मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, जितने भी ये देश हैं वहाँ पे जो इंडियन पेट्रोल बोट्स हैं वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इवन मोजाम्बिक एंड तंजानिया टू। तो ये क्यों है, क्या, ताकि इंडिया अपना कोऑपरेशन, अपना रिलेशन डेवलप कर रहा है इन देशों से इस तरीके से, इस माध्यम से। और दूसरा चाइना क्या कर रहा है, चाइना इन देशों को पैसा दे करके, डेवलपमेंट करके और इनके साथ
एग्रीमेंट्स करके अपना दबदबा बनाना चाहता है, और इंडिया पॉजिटिवली इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पे, क्योंकि ये जो देश हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और आइलैंड नेशंस हैं। सेशल्स हो गया, मॉरिशस, अब ये आइलैंड नेशंस हैं तो इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का भी खतरा उतना ज़्यादा है। तो इसीलिए इनकी जो आइडेंटिटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया अपनी तरफ से काम कर रही है, और इंडिया का अपना एक अलग जोनर है जिसको इंडिया ने पकड़ा हुआ है चाइना को काउंटर करने के लिए भी। सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्र में भारत का बहुत अच्छा योगदान है, इसमें भारत आगे है। भारत ने अपनी तरफ से पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इवन इसमें क्वाड का भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं। 2015 में यमन में ऑपरेशन राहत चलाया गया था, और इस तरीके से इवन कोरोना के समय में भी आपको याद है कि कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं हेल्प करने के लिए, इन कंट्रीज़ को ग्रेन्स पहुंचाने के लिए, दवाइयाँ पहुंचाने के लिए। तो ये सब करंट से लेकर के जो प्रीवियस जितने साइक्लोन्स या डिज़ास्टर्स आते हैं, इंडोनेशिया में भारत ने मदद पहुंचाई थी, तो इन सब को आपको याद रखना है और अपने आंसर में यूज़ करना है। CDRI जो है, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि इंडिया और UK के द्वारा बनाया गया है 2019 में, और तो उनका भी काफ़ी अच्छा एफर्ट रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको मालूम ही है कि जिस तरीके से इस अलायंस में बाकी देशों को जोड़ा जा रहा है कि कैसे हम यहाँ पे सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को स्पेसिफिकली इंश्योर कर सकते हैं। फिर रैपिड रिस्पांस ऑफ मेडिकल टीम, आज कुवैत, मालदीव, इन सब जगह पर कोविड के समय में मेडिकल टीम को भेजना, दवाइयाँ पहुँचाना, इसमें काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है भारत का। मेडागास्कर, कोमोरोस, सिसिलीज, ये सारे जो नेशंस हैं, वनीला आइलैंड्स के नाम से जो जाने जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर फूड सप्लाई को रखना लॉकडाउन के समय में भी, तो ये सब काम इंडिया ने अपनी तरफ से किया है अपना रिलेशन इनके साथ बनाए रखने के लिए, एंड प्रमोटेड एंड कंट्रीब्यूटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, सप्लाई चेन, ये सब भी किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल वायबिलिटी सबको देखते हुए। तो जो लोग इतने दिनों से आर्टिकल पढ़ रहे हैं उनको तो एकदम ये बिल्कुल पिक्चर बन रहा होगा, सब क्लियर हो रहा होगा, ये सब हमने कई बार डिस्कस किया है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये समझना है कि जब आपको इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में डिस्कस किया जाए तो एकदम इन्हीं फैक्टर्स पे बात करनी है। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन जो बेस होगा वो बिल्कुल यही होगा, सिक्योरिटी, और इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवन इंडियन ओशन रीजन में कैसे आप बाकी जो बाहर के मेजर कंट्रीज़ हैं उनको ना आने दिया जाए, पीस क्रिएट किया जाए। तो यही सारे फैक्टर्स पर आपको काम करना होता है। ट्रांसपेरेंसी को कैसे डेवलप किया जाए, इसी मुद्दे पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये अब साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया ने कैसे अपने कल्चरल हेरिटेज को बनाए रखा है, सिविलाइजेशन के टर्म्स में दोनों देशों का कैसा अच्छा रिलेशन है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिक करेंट्स इन द UAE और सिंगापुर फॉर इंस्टेंस आर केयरफुल मॉनिटर्ड बाय मिलियन ऑफ फैमिलीज इन इंडिया। अब देखिए रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं इन देशों से, इसके अलावा मॉरिशस, सिंगापुर, इन सब देशों से FDIs भारत में बहुत आते हैं। तो एशियन कंट्रीज़ का अपना अलग रोल है, साउथ एशिया रीजन का अलग रोल है, और ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्वाड का अपना इमरजेंस है ही, क्वाड प्लस बनाने की बात चल रही है इंडिया की तरफ से। सो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड डाटा फैक्ट्स हैं ये सारे जो आपको मालूम होने चाहिए। एंड दिस इज़ वाई द कंट्री लाइक जर्मनी फिजिकली डिस्टेंस बट एन इकोनॉमिक स्टेक होल्डर इन इंडो पैसिफिक। तो देखिए जर्मनी है तो बहुत दूर, यूरोप में है, लेकिन जर्मनी काफ़ी इंटरेस्टेड है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वहीं यूरोपियन यूनियन जो पूरा का पूरा है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है भारत के साथ अपने रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो दस द UK वी होप दैट एक्सपेक्ट वी विल बी द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो इन सब देशों के बाद UK का भी ऑब्वियसली इस रीजन में इंडिया के साथ अपना कोऑपरेशन है और उसको बढ़ाया भी जाएगा। इंडियन ओशन को लेकर के भी एक एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है UK भारत का, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टार्टिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।